हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने परिवार बीएचसी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास में अपन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और जो कि है अपने पैरामीटर्स में रिलेशन बिटवीन एच पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर, रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर, एंड रिलेशन बिटवीन वाई एंड एच। यानी तीन रिलेशन अपन देखेंगे, जेड और एच का, जेड और वाई का, और वाई और एच का। इनके अलावा कोई रिलेशन बनने वाला भी नहीं है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? बीती क्लास में अपन ने तीन पैरामीटर्स के बारे में जाना। जेड पैरामीटर क्या होता है, वाई पैरामीटर क्या होता है, एच पैरामीटर क्या होता है। तो इन सब के बारे में अपन ने बीती क्लास में जाना था। अब देखो, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर की अगर अपन बात करें तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, और न्यूमेरिकल बहुत अच्छे खासे बनते हैं यहाँ पे। तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपन को एक करंट डिवीजन रोल, डिवीजन या फिर अपन बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो करंट धारा का जो विभाजन नियम है वो अपन को उससे पहले समझना होगा। वो एक टॉपिक अपन ने बीच में छोड़ दिया था, तो मैं चाहता हूं कि अब उस टॉपिक को अपन दोबारा ना ला करके और लास्ट में अपन उसे देखें। धारा विभाजन जो नियम है उस नियम को देखा जाए, और फिर अपन उसके जितने भी अपने पैरामीटर्स के मध्य जितने भी अपने न्यूमेरिकल्स बने हैं उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, तो फिर बहुत ही अच्छे तरीके से अपन उन्हें कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि जेड पैरामीटर्स के क्वेश्चंस हैं वो बिना धारा के विभाजन नियम से भी आप कैलकुलेट कर लोगे। जेड पैरामीटर्स के बहुत आसानी से बन जाएंगे। वाई पैरामीटर्स में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब अपन बात कर रहे होंगे वाई पैरामीटर्स में भी आएगी, है ना। एक दो जगह पे अपन को धारा विभाजन नियम लगाना पड़ेगा, और एच पैरामीटर्स में भी अपन को धारा विभाजन नियम लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना अपन उस धारा विभाजन नियम को समझे, और उसके बाद अपने पैरामीटर्स के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे उनको सोल्व किया जाए। तो वो अपन बाद में देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं अपने रिलेशन, और उसके बाद अपन देखेंगे अपना टॉपिक है वो अपना 7 थ्योरम है, उन थ्योरम्स को देखेंगे, और कुछ एक दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं। परिचालन प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा, वो वाला टॉपिक है, चिन्ह परिपाटी का, ठीक है, वो टॉपिक है। तो मतलब 2-3 टॉपिक्स में अपना काम सल्ट जाएगा। तो चलेगा, बिना किसी देरी के मैं बात कर लेता हूं जेड प्राचल और वाई प्राचल में संबंध की। सुनना मेरे भाई, जेड प्राचल और वाई प्राचल में संबंध का मतलब है, सबसे पहली बात, हमें जेड पैरामीटर्स का पता होना चाहिए, हमें वाई पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। जो इक्वेशन अपन ने कैलकुलेट की थी वो इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, और उन्हीं इक्वेशन के जरिए अपन इन दोनों में रिलेशन पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जेड प्राचल कौन कौन से हैं, या जेड प्राचल के बीच इक्वेशन कौन सी आई थी, तो वो बताओ मेरे को। तो आप सभी को पता है कि v1 v2 तो स्वतंत्र चर होते हैं, और आई आर एफ हो, और वास्तविकता में आई आर एफ हो, Z11 Z12 और 22 यही होता है। और यहाँ पे ये दोनों इनपुट वाले हैं तो I1 हो जाएगा, और ये दोनों आउटपुट वाले हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, I2 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूँ। अब बात करते हैं अपन वाई प्राचल की। तो वाई प्राचल कौन कौन से होते हैं? बोले सर इसका जस्ट विपरीत कर दिया जाए, I1 I2 स्वतंत्र आश्रित चर होंगे, और Y11 V1 और Y21 के साथ भी क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, Y12 V2 और Y22 V2। इसे इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, इसे इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ। अब देखो यहाँ से अपन को रिलेशन क्या निकालना है। सबसे पहली बात सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ से रिलेशन ऐसा निकालना है कि अपन को ये जो जेड पैरामीटर्स है ना, देखो या तो आप जो ये समीकरण है V1 और V2 का, इस V1 और V2 के जो समीकरण है ये वाला, देखो जेड प्राचल वाला जो समीकरण है, मतलब आश्रित चर V1 V2 के रूप में है, और जो स्वतंत्र चर है उसमें I1 I2 आ रहा है। तो वाई प्राचल वाले इक्वेशन को अपन इस रूप में बना लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। इक्वेशन के रिलेशन में आपको क्या करना है, ये जो आपको जेड पैरामीटर दिया गया है, इस जेड पैरामीटर की तरह अपन को वाई पैरामीटर को बनाना है। अब आपको पता है, बेसिकली आप जानते हो कि वाई पैरामीटर यार जस्ट अपोजिट होता है अपने जेड पैरामीटर के। जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है अपने जेड पैरामीटर के। तो फिर ये इसके बराबर कैसे बन पाएगा, या इसके समान कैसे दिख पाएगा?
इसके समान आपको दिखाने का काम करना पड़ेगा, तब जाकर के अपना ये जो रिलेशन होगा वो निकल के आएगा। जब तक आप इसके समान नहीं दिखा पाओगे ना, तब तक रिलेशन नहीं आने वाला। ठीक है, ये 1 मिनट, अभी ठीक है, ये माइक दिक्कत करेगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब तक आप ये क्या नहीं करोगे, इसके समान इसे नहीं बना पाओगे ना, तब तक अपना रिलेशन नहीं निकल करके आएगा। अब इसके समान कैसे बनाएं, तो वो देखो मेरे भाई, इसको आपको यहां से देखो v1 v2 यहाँ पे दिया गया है, v1 v2 दिया गया है, अपन को v1 और v2 के इक्वल बना लेना है। v1 और v2 के क्या कर लेना है, इस इक्वेशन को इक्वल बना लेना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे v1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर अपन को क्या करना है, v2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इन दोनों इक्वेशन से आपको v1 और v2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है मेरे भाई, ऑफिशियल सी बात है, इनके बराबर बनाने के लिए ये जो समीकरण 3 और 4 है ना, इन समीकरण 3 और 4 से v1 और v2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऐसी वैल्यूज अपन ने 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, इन सभी क्लासेस में बहुत सारी ऐसी वैल्यू कैलकुलेट की थी विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब है, जैसे मान के चलो मेरे को v2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं v1 को हटाऊंगा। v1 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 को मैं y21 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और माइनस कर दूंगा समीकरण 4 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरे भाई, y11 से मल्टीप्लाई करा के क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो समीकरण 3 ये रहा, इसे y21 से मल्टीप्लाई कराओगे तो y21 i1, एक बार y21 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर माइनस भी अपन कर लेंगे। y11 21 से मल्टीप्लाई कराना है आपको, y12 और 21 से आपको मल्टीप्लाई कराना है, और समीकरण 4 को y11 से मल्टीप्लाई कराना है। तो i2 और y11 से आपको मल्टीप्लाई कराना है, y21 y11 v1 प्लस में y11 22 और v2, और इनको क्या करना आपस में -4 कर देना है। जैसे आप मेरे भाई -4 करोगे, ये वाला तो कट जाएगा, आपके पास v2 वाला पद बचेगा। क्या बचेगा, ध्यान से देखना, y21 i1 माइनस y11 i2 इज इक्वल टू v2, कॉमन ले लूँ, और तो y12 21 माइनस y11 22। ठीक है, ये वाला पार्ट बच गया। अब आप सभी को एक बात पता होगी मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ y11 12 21 और 22, इसका सारणिक का वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो क्या आएगा, डेल y का वैल्यू क्या आएगा, y11 22 माइनस का y12 और 21। इसको आप ध्यान में रख लेना, चूंकि लगा के लिख भी सकते हो कि डेल y का वैल्यू, मैं इसको डेल y के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अपोजिट है। देखो y11 22 माइनस में आ रहा है और y12 21 प्लस में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डेल y हो जाएगा मेरे भाई। डेल y क्यों बना, कोई भी अपनी y का मतलब है जिसमें 4 अपन ने मैट्रिक्स रूप में y11 y12 21 22 को लिखा, तो अपने पास इसका मैट्रिक्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये डेल y वही बनेगा मेरे भाई। बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं अपन आगे बढ़े, चलो देखते हैं इसी चीज को आगे देखते हैं। अब मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को अपन डेल y के रूप में लिख लेंगे, कुछ भी नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ मेरे पास बच गया डेल y माइनस का और v2, ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, y21 i1 y21 i1 और माइनस का y11 i2। देखो v2 का वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, तो इस माइनस को हटा दें एक बार, इस माइनस को हटाओगे तो ये माइनस और ये बन जाएगा प्लस। यहाँ से v2 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का y21 अपॉन में डेल y नीचे ले आए, और ये हो गया i1 प्लस में y11 अपॉन में डेल y नीचे ले आए, और ये हो गया i2। ये समीकरण नंबर अपने पास आ गया मेरे भाई 5। इक्वेशन 5 को देखोगे तो क्या ये 2 के समान नजर आ रही है क्या मेरे भाई? मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तरफ अपन को 3 और 4 को बनाना है, और उसको बनाने के लिए विलोपन विधि काम में लेंगे। एक बार v1 वाले पोर्शन को हटा देंगे, एक बार v2 वाले पोर्शन को हटा देंगे, तो अपने पास v1 v2 का पोर्शन बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये v2 वाला देखो v2 i1 के गुणा में कुछ, i1 के गुणा में कुछ, i2 के गुणा में कुछ, i2 के गुणा में कुछ, मतलब इक्वेशन सेकंड की तरह अपना इक्वेशन 5 दिखने लगा है।
इक्वेशन सेकंड की तरह अपना इक्वेशन 5 क्या करने लगा है, शो ऑफ होने लगा है, दिखने लगा है। तो चलेगा, इसी रूप में अपन बात कर लेते हैं। अब पहले अपन ने v1 को हटाया था, अब अपन v2 को हटाएंगे। और v2 को कैसे हटाओगे मेरे भाई, v2 को हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा y22 से, और माइनस करना पड़ेगा समीकरण 4 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा y12 से। अब मेरे भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देखना। समीकरण 3 को मैं y22 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मतलब I1 y22 इक्वल टू y11 y22 v1 प्लस में y12 y22 v2। और यहाँ पे I2 और इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं मेरे भाई इक्वेशन 4 को y12 से, तो ये y12 इज इक्वल टू y21 y12 v1 प्लस में y12 22 v2, और इनको आपस में क्या करा देना है मेरे भाई, माइनस करा देना है। जैसे ही आपने माइनस कराया तो आपको नजर आया ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब सेम सेम, तो कट हो गए। बच गया क्या, तो बच गया क्या, y11 22 माइनस y12 21, इसको डेल y लिख दूं मैं, अरे भाई ये बचा, इसको देखो y11 22 माइनस y21 12, और ये गुणा में है v1 इक्वल टू I1 y22 माइनस I2 y12, यही तो बचा, यही तो अपने पास बचा ना भाई। अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल y, अभी मैंने आपको बताया था, और ये हो गया v1 इक्वल टू, और इसको मैं ऐसे थोड़ा लाइन खींच दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो ये v1 इक्वल टू क्या हो गया, I1 y22 माइनस I2 y12। यहाँ से मैं बात करता हूँ v1 की, तो क्या आ जाएगा, y22 अपॉन में डेल y, और ये हो गया v1, ये सॉरी I1 और माइनस y12 अपॉन में डेल y, और ये हो गया I2। ये इक्वेशन मैं दे देता हूँ 6। इक्वेशन 6 और 5 आप देखोगे तो 6 और 5 की तरफ आप देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाने वाला है क्या का बड़ा हो रखा है, आपको खुद को पता चल जाने वाला है क्या का बड़ा हो रखा है, यानी रिलेशन आपके बीच में आ चुका है मेरे भाई। अब देखोगे इक्वेशन 3 और 4 की तरफ देखो, इक्वेशन 5 और 6 की तरफ देखोगे तो मतलब रिलेशन आपके बीच आ चुका है। सॉरी 3 और 4 नहीं, ये फर्स्ट और सेकंड की तरह ही तो बनाना था अपन को। तो आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो 5 और 6 की तरफ बन के आ चुकी है। अब अपन को क्या करनी है, इनकी तुलना करा लेनी है। तो देखो तुलना कराते हैं, तुलना कैसे कराओगे, तो तुलना में तो अब क्या ही दिक्कत होगी, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या फिर साथ साथ लिख भी रहे होंगे, अपन तो धीरे धीरे चला रहे हैं तो काम को। अब देखो मैं बोल रहा हूँ v1 वाला कौन सा है, ये रहा। तो समीकरण 1 और 6 की तुलना कराने पर, समीकरण 1 व 6 की तुलना करने पर, आपने समीकरण 1 और 6 की तुलना की तो मेरे भाई v1 और v1 दोनों सेम है, v1 तो सेम है, तो मतलब बात बराबर है। तो इसी रूप में मतलब समीकरण सेम है। अब बराबर के इस साइड देखते हैं तो z11 यानी I1 के गुणा में क्या है, यहाँ पे y22 है, I1 के गुणा में यहाँ तो है y22 अपॉन में डेल y, और I1 के गुणा में यहाँ पे है z11, तो z11 का वैल्यू ये हो गया। I2 के गुणा में यहाँ पे है माइनस का y12 अपॉन में डेल y, और यहाँ पे क्या है z12, तो ये हो गया दो वैल्यू। अब इसी रूप में अपन समीकरण 5 और समीकरण 2 की तुलना करा लेते हैं। अब तुलना कराने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाई, समीकरण 2 व समीकरण 5 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 5 की तुलना करो भाई। समीकरण 2 और 5 की तुलना करोगे v2 बराबर है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1 है, इसके गुणा में z21 है, इसके गुणा में z21 है, और इसके गुणा में है माइनस का y21 अपॉन में क्या है मेरे भाई डेल y है। यहाँ पे I2 के गुणा में है y11 अपॉन में डेल y, और उसके गुणा में है z22, तो y11 अपॉन में क्या है डेल y। अब मेरे भाई इसे आप मैट्रिक्स रूप में लिख दोगे तो आपको पता चलेगा z और y में क्या संबंध है। आप देखना यहाँ पे z और z को y के रूप में अगर आप लिखना चाहोगे कभी तो वो आएगा y22 अपॉन में डेल y। z11 को अगर आप y के पदों में लिखना, रिलेशन का मतलब क्या है,
रिलेशन से मतलब ये है कि आप इन दोनों को आपस में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। y का वैल्यू z के पदों में क्या आएगा, या फिर z का वैल्यू y के पदों में क्या आएगा, यही तो रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को निकालते वक्त अपन को पता चला कि z11 का जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा y22 अपॉन में डेल y, ये अपन ने कैलकुलेट किया है। z12 का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा माइनस का y12 अपॉन में डेल y, z21 का आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा माइनस का y21 अपॉन में डेल y, और ठीक इसी प्रकार से z22 का आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा y11 अपॉन में डेल y। तो ये अपने पास एक रिलेशन निकल करके आ चुका है। अब इसको अपन को क्या कर लेना है, सारणिक रूप में लिख देना है। तो मैं यहाँ से इस वाले पोर्शन को हटा देता हूँ, अभी ये काम नहीं आ रहा है, और इसको अपन क्या कर लेंगे, अब सारणिक रूप में इसे लिख दिया जाएगा। बाकी रिलेशन आ चुका है रिलेशन में, और मतलब वैसे कोई भी इसमें डिफिकल्ट टास्क था नहीं, वैसे सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। अब देखना, इसको मैं सारणिक रूप में लिखूंगा तो z11 z12 21 और 22 इस रूप में लिखूंगा, और ये लो मैट्रिक्स रूप में है ना, मैंने इसे क्या किया है, मैट्रिक्स रूप में लिखा है। z11 तो यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या आएंगी, z11 है y22 अपॉन में क्या है डेल y, z12 क्या है माइनस का y12 अपॉन में है डेल y, z21 है माइनस का y21 अपॉन में है डेल y, और ये है y11 अपॉन में है डेल y। तो ये आपका क्या हो गया, z और y में रिलेशन हो गया। अब आप कहोगे यार z और y में रिलेशन हुआ है, क्या अपन y को भी z के पदों में लिख सकते हैं, यानी y को भी तो z के पदों में दर्शा सकते हैं? तो बिल्कुल आप दर्शा सकते हो। मान के चलो यहाँ पे आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के रूप में जो इक्वेशन थर्ड यानी y पैरामीटर को आपने चेंज किया है z पैरामीटर के रूप में, यानी y पैरामीटर को आपने बनाया है z पैरामीटर के रूप में। अब आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार अपन y को ही क्यों बनाए, मतलब z कोई बॉस है क्या यहाँ पे कि y ही हमेशा झुकेगा, y ही अपने आप को चेंज करेगा, z अपने आप को नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है। आपको जो पसंद आए, आपको जो चीज अच्छा लगे आप उसी रूप में बना सकते हो। आप z पैरामीटर के जो इक्वेशंस है ना, इनको आप y वाले पैरामीटर्स के रूप में ढाल लीजिए, यानी i1 i2 के रूप में इन दोनों पैरामीटर्स को ढाल लीजिए। अब i1 i2 के रूप में आप इनको ढालोगे तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि i1 i2 को आपको हटाना पड़ेगा, और फिर ये v1 v2 के पोर्शन में मतलब वो आपको वही सेम काम करना है जो अभी आपने किया है। यहाँ पे आओगे तब वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे अब आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है ये थोड़ी बनेगी, फिर तो y के रूप में बनेगी, क्योंकि आपने z को इंटरचेंज किया है, मतलब y के पदों में आपके पास आंसर आएंगे। अब यहाँ पे y की मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे z की मैट्रिक्स होगी, तो वो आप कर सकते हो। और खुद से भी मैं यहाँ पे सिमिलरली लगा के लिख रहा हूँ, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, अगर मान के चलो जो मैं अभी बता रहा हूँ वो काम आपने किया तो यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा, जहाँ पे z होगा वहाँ पे y लिख दो, और जहाँ पे y है वहाँ पे z लिख दो। तो ये हो गया z22 अपॉन में डेल z माइनस का z12 अपॉन में डेल z माइनस का z21 अपॉन में डेल z, और z11 अपॉन में क्या हो गया, डेल z हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, z और y पैरामीटर में रिलेशन हो गया। इस रिलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने z को y के रूप में कैसे लिखते हैं या y को z के रूप में कैसे लिखते हैं, दोनों रूपों में जान लिया, मतलब दोनों ही इक्वेशन सही हैं। ऐसा नहीं है कि अपन हमेशा y ही को चेंज करेंगे, y पैरामीटर को ही चेंज करेंगे, z ऐसा का ऐसा बना रहेगा ना, ऐसा कोई भी यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप z को ही हमेशा रखोगे, z का वैल्यू ही हमेशा आप कांस्टेंट रखोगे, y को कभी चेंज नहीं, y को चेंज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मर्जी आए वो आप उस रूप में बना सकते हो। अब y के रूप में बनाओगे तो सीधी सी बात है, आपके पास i1 i2 इक्वल टू क्या आएगा, v1 v2 वाले गुणा के रूप में वो फैक्टर आएंगे। अब उन फैक्टर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें अपन को एक बार तो i1 वाला पोर्शन हटाओगे तो i2 ग्रुप में आ जाएगा, i1 वाला पोर्शन हटाओगे तो अपने पास यहाँ पे देखो i1 वाला हटाओगे तो फिर v1 v2 के रूप में वो बन जाएगा अपने आप क्या बन जाएगा, v1 v2 i2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 v2 के रूप में अपने आप बन जाएगा। i2 वाला हटाओगे तो i1 इक्वल टू v1 v2 वाला क्या बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे। और अगर आप नहीं समझ रहे हो, एक बार खुद से एक बार रफ कॉपी पेन लेकर के बैठना और खुद से इन चीज़ों को सॉल्व करना, बन जाएगा।
और वरना एक लेक्चर अपन इनके ऊपर रख लेंगे कि अगर इनको इंटरचेंज करके और अपन कैलकुलेट करें तो कैसा होता है। ठीक है, अभी अपने पास इतना समय नहीं है तो अपन आगे बढ़ेंगे और दूसरा रिलेशन अपन देखते हैं। दूसरा रिलेशन मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहला रिलेशन आपको समझ में आ गया तो अब चाहे कोई सा ही रिलेशन आए उसमें दिक्कत आने वाली कोई चीज़ है नहीं अभी। तो दूसरा रिलेशन अपन देखते हैं किसके ऊपर, जेड और वाई के बीच में आपने देख लिया तो जेड और एच का देख लें अभी। तो जेड और एच पैरामीटर का रिलेशन देख लेते हैं। तो बस सिर्फ आपको पैरामीटर्स इक्वेशन आने चाहिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। देखो जेड प्राचल क्या होते हैं, पहली बात तो जेड प्राचल आप सभी को पता है V1 और V2 इक्वल टू क्या होता है, Z11 I1 Z21 I1। अब कुछ के माइंड में आ रहा होगा बोले IRFO, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप IRFO ले लीजिएगा। फिर आपको वहाँ पे जब आप कॉमन लेओगे या वाई प्राचल है तो उसको भी IRFO के रूप में ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 1 1 ले रहे हो, IRFO ले रहे हो, वो तो अपने प्राचल हैं, अपने यहाँ पे प्राचल इक्वेशंस ले रहे हैं। और प्राचल इक्वेशंस जो अपन ने मानी ही या फिर अपन ने जो जेड पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे, बात तो वही है। तो इसलिए अपन यहाँ पे प्राचल इक्वेशंस ले रहे हैं जनरली। बाकी इसमें आपको कंफ्यूज होने वाला कोई दिक्कत है नहीं, कंफ्यूज होना भी नहीं है यहाँ पे। और ये इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ मैं, इसे इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ। अब देखो इसी रूप में अपन बात कर लेते हैं एच प्राचल के ऊपर। एच प्राचल कौन कौन से हैं, ये अपने जेड प्राचल हो गए। एच प्राचल इक्वेशन कौन कौन सी है उसके ऊपर बात करें तो एच प्राचल V1 और I2, और V1 और I2 के रूप में आएगी तो वो क्या आएगी, H11 I1 H21 I1 प्लस में H12 V2 H22 V2। ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वही चीज करनी है, या तो आप इसे V1 V2 के रूप में बना लो या फिर इनको V1 I2 के रूप में बना लो। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ से इसको V1 V2 के रूप में बनाना थोड़ा आसान रहेगा। और वो कैसे रहेगा सुनना, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि V1 V2 यानी यहाँ पे V1 होगा, उसके जो स्वतंत्र चर होगा वो I1 I2 होगा, यानी V1 के इक्वल टू I1 I2 के गुणा में कोई फैक्टर्स आएंगे। मेरे भाई यहाँ से आप इक्वेशन 4 की तरफ देखो, एक बार ध्यान से देखो, मतलब एक वैल्यू आपको डायरेक्टली इसने दे रखी है V2 की वैल्यू, यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से इसने डायरेक्टली एक वैल्यू दे रखी है V2 की और वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कितना मजा आएगा ना, कोई आपको विलोपन विधि नहीं लगानी पड़ी भाई यहाँ पे। तो मतलब आपको लग रहा होगा कि यार एच पैरामीटर में तो काम टेढ़ा होगा, क्योंकि इसमें तो सारे पैरामीटर्स मिक्स होकर के आते हैं, यानी दोनों के दोनों पैरामीटर्स मिक्स होकर आते हैं। यार इसका जो रिलेशन होगा वो भी टेढ़ा होगा, नहीं जी, रिलेशन बहुत आसान है इसका। यहाँ पे इसने तो डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से देखो दूसरी चीज सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से आपने V2 का वैल्यू निकाल लिया, I1 I2 के फॉर्म में आया। इसी V2 के वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रख देते हो, क्योंकि ये तो I1 के रूप में है, आपको क्या चाहिए, V1 का वैल्यू I1 I2 के फॉर्म में चाहिए, और I1 I2 के फॉर्म में अपन ने V2 का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे आप V2 का वैल्यू पुटअप करा दोगे ना, तो वो I1 I2 के फॉर्म में V1 का वैल्यू भी आ जाएगा। बताओ, कोई भी विलोपन आपको लगाना नहीं पड़ा, कोई अलग मेथड आपको नहीं लगाना पड़ा, यहीं से काम बन गया डायरेक्ट। तो एच पैरामीटर को कभी भी टेढ़ा मत समझना, एच पैरामीटर बड़ा आसान है और इसका रिलेशन तो बहुत ही खूबसूरत है। सुनना, अब देखो इक्वेशन 4 से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से H22 V2 इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, I2 माइनस H21 I1। अब सुनना, V2 का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ मैं, I2 और 1 अपॉन में H22, ठीक है, और माइनस का H21 अपॉन में H22, और ये हो गया I1। ठीक है, ये अपने डायरेक्टली एक रिलेशन लिख लिया। अब इस रिलेशन को V2 के रूप में तो आ गया, मतलब I1, यहाँ पे देखो I1 और ये रहा I2, यानी I1 I2 के रूप में आ गया V2 वाला। अपन इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 5 की तो कंपैरिजन कर सकते हैं और उसका वैल्यू निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो एक वैल्यू और निकालना है, मैं बोल रहा हूँ I1 I2 के रूप में आया है, इस I1 I2 के फॉर्म वाले V2 के वैल्यू को मैं यहाँ पे टिका दूं, यहाँ पे इसे सेट कर दूं, तो फिर ये V1 का वैल्यू भी आ जाएगा। तो इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन
3। ओके, इक्वेशन 5 की वैल्यू अपन इक्वेशन 3 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो V1 का वैल्यू आपको मिलेगा और वो क्या मिलेगा, H11 I1 प्लस में H12, और V2 का वैल्यू ये पूरा का पूरा लिख दो, I2 अपॉन में H22 माइनस I1 H21 अपॉन में H22। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सोल्व करोगे सब कुछ आपको मिल जाने वाला है प्लस में। अब यहाँ पे H22 दिया गया है, चलो एक बार इसको अंदर गुणा करा लो, माइनस I1 H21 H12, और इसको आप कॉमन लेोगे तो H22 आ गया। अब इतना तो आसान है, आपको आना चाहिए, इतनी चीजें तो आनी चाहिए ना। H22 ने कॉमन ये इसका लघुत्तम ले लिया तो यहाँ पे हो गया। अब सुनना, V1 का वैल्यू क्या आ गया, LCM ले लिया ना उसका। अब सुनना, H11 इसको कराओगे तो H11 22 I1 प्लस में H12 I2 माइनस H21 H12, और ये कौन सा है भाई, I1 है, तो ये हो गया I1, और अपॉन में पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, H22। तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, 1122 माइनस 1221, और I1 में ही है दोनों, तो ये हो गया डेल H में इसको लिख सकता हूँ, और I1 प्लस में H12 I2 अपॉन में क्या हो गया मेरे भाई, H22 हो गया। तो V1 का वैल्यू क्या आ गया, डेल H अपॉन में H22 I1 प्लस में H12 अपॉन में H22 I2। ये इक्वेशन नंबर हो गया 6। अब बताओ, आप इसकी कंपैरिजन करा सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट और 6 की कंपैरिजन करा लेना, और सेकंड और 5 की कंपैरिजन करा लोगे, Z और H में अपने आप रिलेशन आ जाएगा आपके पास। Z और H में रिलेशन अपने आप आपके पास अब तो पड़ा हुआ है, हलवा है पूरा, बस इसे खाना है। और हलवे को तो खाना भी नहीं पड़ता, चाटना पड़ता है, डायरेक्ट चाट लो इसे। सुनना ध्यान से, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से अब अपन को कंपेरिजन कराना है, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन फर्स्ट और 6 को मैं कंपेयर करा रहा हूँ। V1 इक्वल टू है, ये है Z11 और Z11, और इधर है डेल H अपॉन में H22। यहाँ पे है Z12 और Z12, इधर क्या है, I2 वाले में फॉर्म में क्या है, H12 अपॉन में H22, H12 अपॉन में क्या है, H22 है। और यहीं पे फिर अपन को दूसरा कंपेयर क्या करवाना है, दूसरा कंपेयर करवाना है इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 5 को। 5 हटा दी क्या अपन ने, चलो कोई बात नहीं है, 5 आपने हटा दी अपन ने। तो 5 अपन ने क्या ली थी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार। इक्वेशन 5 अपने पास क्या आई थी, V2 वाली थी ना, वो आई थी अपने पास माइनस का H21 अपॉन में H22 I1 प्लस में 1 अपॉन में H22 और I2। ओके, ये अपने पास आई थी इक्वेशन 5। ओके, वहाँ पे अपन ने हटा दी थी, कोई बात नहीं है। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन सेकंड की आप कंपैरिजन कराओगे, V2 सेम है। I1 के गुणा में Z21 है, इधर तो Z21 है, और उसके इक्वल टू आ जाएगा माइनस का H21 अपॉन में H22, और इसी प्रकार से H22 और H22 के वैल्यू में क्या आएगा, I2 के गुणा में है 1 अपॉन में H22। तो ये आ लो। अब इन सबको एक साथ आप लिख लेना मैट्रिक्स रूप में, वही मैट्रिक्स रूप में लिख लेना है, बाकी सब कुछ चीज़ें अपने पास हैं ही, तो मैट्रिक्स रूप में इनको लिख लेते हैं। सुना ध्यान से, मैट्रिक्स रूप में आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, Z11 Z12 Z21 और Z आ गया 22। इसको मैट्रिक्स रूप में आप लिखना चाहोगे तो डेल H अपॉन में क्या आ जाएगा, Z22 H22, ये आ गया H12 अपॉन में आ गया H22, और माइनस का H21 अपॉन में आ गया H22, और 1 अपॉन में आ गया H22। वही सेम काम करना है,
अब ये इक्वेशंस वैसे मैंने बताई हैं आपको, वरना सेम काम वही करना है। आपको एक रिलेशन समझ में आ गया, दूसरे रिलेशन में एक ही चीज आपको बताने वाली थी, V2 और V1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी आपको यार सेम काम करना है, ये बच्चों का काम है। फिर भी बता दिया मैंने आपको कि कहीं पे भी आपकी कॉन्फ्यूजन या फिर दिक्कत नहीं हो, और इसी प्रकार से आप वही काम करोगे ना सेम। सिमिलरली आप H के रूप में लिख दो इसको, H11, H12, H21, H22, और वो आ जाएगा आपके पास डेल जेड अपॉन में Z22, डेल Z12 अपॉन में Z22 माइनस का Z21 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, Z22, और 1 अपॉन में Z22। ये भाई ये अपने पास ये रिलेशन निकल करके आ गए। सुनना ध्यान से, देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये आपके पास दो रिलेशन आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ आपके बुक में है ना, अपने बुक में बात करें CBH के बुक की, तो उसमें ये दो ही रिलेशन दिए गए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, Z और H का और Z और Y का। एक रिलेशन मैं खुद से इसे कैलकुलेट करा के बता देता हूँ, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी ये बुक में नहीं दिया गया है ये तीसरे वाला रिलेशन, अगर आप एज यू विश। लेकिन फिर भी मान के चलो, अगला आपको कंसेप्ट मैन आपको कंसेप्ट पता है, तो फिर अगर अपन को तीसरा रिलेशन बच गया तो उसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपन तीसरा रिलेशन भी निकाल लेते हैं कि Y और H में क्या होगा, क्योंकि Z और Y में आपने देख लिया, Z और H में भी देख लिया, तो एक फिर मन में ये सवाल उठता है कि यार फिर Y और H में भी तो रिलेशन होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो फिर क्या होगा। तो Y और H में एक रिलेशन अपन वो निकाल लेते हैं, और उस रिलेशन को निकालने के बाद अपन क्लास का समापन करेंगे। वैसे अपनी क्लास का समापन हो चुका है यहाँ पे। अगर आप खुद से भी उस रिलेशन को कैलकुलेट करना चाहोगे, अगर खुद से भी उस रिलेशन को सोल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन ने दो रिलेशन पहले से ही कंप्लीट कर लिए और बहुत ही अच्छी तरीके से अपन ने दोनों रिलेशन को समझ लिया है। अब इस तीसरे वाले रिलेशन में वही कंसेप्ट, वही सेम सिमिलरली काम यूज होगा, तो फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। ठीक है, एक बार फटाफट तरीके से अपन तीसरा रिलेशन देख लेते हैं। बाकी बुक में वैसे दिया गया नहीं है, हो सकता है कि आपकी JPH वाली में हो। JPH वाली बुक मैंने देखी नहीं है, बाकी आपकी CBH वाली बुक में तो है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है मेरे पास, उसमें तो है नहीं। लेकिन फिर भी अपने पास कोई डाउट होना नहीं चाहिए। देखो, डाउट छोड़ना ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज बननी नहीं चाहिए। Y प्राचल और H प्राचल में अपन देख लेते हैं। पहली बात तो Y प्राचल कौन कौन से होते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत हो गया। Y प्राचल होता है I1 I2, क्या होगा Y11 V1, Y21 V1, 12 V2, 22 V2, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब H वाले क्या होते हैं, H प्राचल, H वाले होते हैं I1 V1 I2, ओके, V1 और I2, V1 I2 में क्या आ जाएगा, H11 I1, H21 I1 प्लस में H12 V2, और एक हो गया आपका H22 V2। इसे इक्वेशन 3 दे दो, इक्वेशन 4 दे दो। क्या करना अब आपको देखने से पता चल रहा है। बोले I1 I2 के रूम में बनाना H पैरामीटर्स की जब बात है ना, तो H पैरामीटर्स को थोड़ा मैनेज करना, मतलब H पैरामीटर्स को तोड़ना मरोड़ना आसान होता है। उसमें डायरेक्टली आपको वैल्यूज दी गई होती हैं, तो वो थोड़ा आसान पड़ता है। बाकी आप चाहो तो इसको भी तोड़ मरोड़ सकते हो, लेकिन वही बात है ना, अपन को टफ चीजें क्यों देखनी, क्यों अगर काम सरलता से हो रहा है तो उसे क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना। तो इसलिए H पैरामीटर को ही तोड़ मरोड़ लिया जाए। हाँ, Z और Y में तो सीधी सी बात है भाई, दोनों में सेम सेम मैटर दिया गया है। अगर सेम सेम मैटर दिया गया है तो किधर से भी आप सोल्व कर लो, कान को इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली अगर H पैरामीटर आपको वैल्यू दे रखा है, H पैरामीटर बोल रहा है, डायरेक्टली वैल्यू बोल रहा है ये कि मेरी ये वैल्यू है, तो अपन क्यों ना उसी से कैलकुलेट कर ले और उसको आसानी से अपन रिलेशन में बदल दे।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुना, मैं बोल रहा हूँ I1 का वैल्यू आना चाहिए V1 V2 के फॉर्म में, I2 का वैल्यू आना चाहिए V1 V2 के फॉर्म में। जैसा कि आपने बीती जो रिलेशन थी उसमें अपन ने देखा कि H पैरामीटर डायरेक्ट एक वैल्यू देता है और उस डायरेक्ट वैल्यू से अपन को वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उस डायरेक्ट वैल्यू से जो सॉल्यूशन अपन को मिलता है उस सॉल्यूशन को दूसरे वाले इक्वेशन में डालते ही अपन को दोनों इक्वेशन मिल जाती है। क्या यहाँ पे भी एच पैरामीटर ने ऐसे किया होगा? बिल्कुल, एच पैरामीटर का ये स्वभाव है कि वो डायरेक्टली वैल्यू देता है, यहाँ पे भी उसने दी है। थोड़ा बहुत अपन को माइंड लगाना है कि किस वाले इक्वेशन में उसने ऐसा बोला है कि मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ। मेरे भाई ध्यान से सुना, इक्वेशन 4 में आप देखोगे तो आप देखें I1 का वैल्यू निकालोगे तो I2 माइनस ना I2 और V2 के फॉर्म में आएगा, नहीं बैठेगा। I2 का आगे देखोगे तो ये V2, तो V2 तो अपन को चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो इक्वेशन 4 नहीं दे रहा। लेकिन इक्वेशन 3 में देखोगे मेरे भाई I1 का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो V1 और V2 के फॉर्म में आएगा। तो इक्वेशन 3 से आप देख लोगे, इक्वेशन 3 से आप देखोगे बाई इक्वेशन 3 वो क्या है, H11 I1 दिया गया है V1 माइनस H12 V2, और मैं इसको इक्वेशन 5 दे देता हूँ। और इक्वेशन 5 अभी नहीं दे और मैं इसको H11 को इधर भेज के दूँ तो अच्छा लगेगा थोड़ा। H11 को मैंने इधर भेज दिया, ओके, या फिर मैं इसको, चलो एक बार इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। H11 I1 दिया गया आपको V1 माइनस H12 V2, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा V1 अपॉन में H11 माइनस H12 अपॉन में H11 V2, ये इक्वेशन में दे देता हूँ 5। अब इस इक्वेशन 5 को अपन इक्वेशन 4 में मैं पुटअप करा दूँ तो आपको V1 V2 के रूप में मिल जाएगा। I2 इज इक्वल टू H21 I1 H21 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो यार, अब तो माइनस का H12 21 H11 और V2। अब यहाँ से ये करोगे तो कितना आ जाएगा, H21 V1 माइनस H12 21 अपॉन में आ गया H11 और ये आ गया V2, ठीक है, इसके साथ ये आ गया V2, ओके। ये वाला कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ओके। यहाँ से अपन ने कुछ दिक्कत तो नहीं की ना। I2 के साथ में H21 V1 अपॉन में H11, ओके। हाँ, ये वाला एक इक्वेशन छोड़ देना, प्लस में ये वाला इक्वेशन छोड़ दिया ना अपने H21 V1 अपॉन में H11, ये वाला छोड़ा कौन सा, अरे यार क्या किया, I2 H21 था और H21 I1, तो H21 V1 अपॉन में H11, हाँ, और फिर क्या किया उसने, फिर उसने किया, अरे एक मिनट यार, दोबारा अपन सही सही लिख लेते हैं, इसमें क्या थोड़े से टाइम के लिए फिर कंफ्यूज होंगे। I2 का वैल्यू आया I1, तो H21 इंटू I1 यानी V1 अपॉन में H11 माइनस H12 अपॉन में H11 और ये है V2, ठीक है, ये हो गया, प्लस में H22 और ये है V2, ओके, ऐसा ही दिया गया है। अब सुनना ध्यान से, I2 का वैल्यू आ जाएगा H21 V1 माइनस H12 21 V2 अपॉन में H11 प्लस में H22 V2। यहाँ पे अब अपन को वही लघुत्तम लेना है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सुनना, I2 इक्वल टू H21 V1 माइनस H12 21 V2 माइनस H22 H11 V2, ये है प्लस में, ओके, और ये नीचे दिया गया है H11, तो I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो H11 22 माइनस ये तो डेल H हो गया, तो H21 V1 प्लस में डेल H V2 अपॉन में क्या हो गया H11, तो I2 का वैल्यू हो गया H21 अपॉन में H11 V1 प्लस में डेल H अपॉन में H11 और V2। अब यहाँ से आपको कंपैरिजन करा लेना है इक्वेशन 5
और 6 और इसमें आप कंपैरिजन कराओगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आपको कंपैरिजन कराओगे तो ये देखो V1 और यहाँ पे गुणा है V1, तो y11 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, y11 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1/h11, y12 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का h12/h11, y21 का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो आएगा h21/h11 और y22 का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो आएगा डेल h/h11। वो आपको कंपैरिजन करा लेना है, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, और अब देखना यहाँ से आप इसको बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ से आप लिखोगे y11, y12, y21 और y22 का जो वैल्यू लिखोगे वो क्या आएगा, सुनना ध्यान से, ये आ गया 1/h11 माइनस का h12/h11, h21/h11 और डेल h/h11। एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, बाकी यही आएगा। ठीक है, ये सही है। और इसको सिमिलरली आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे, h11, h12, h21 और h22, इसको आप लिख दोगे 1/y11 माइनस का y12/y11, यहाँ पे हो गया y21/y11, ये हो गया डेल y/y11, यानी सिमिलरली आप इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तीसरा रिलेशन कभी कभार हो सकता है पूछा जाए, बाकी आज तक तो पूछा गया नहीं है, लेकिन हाँ अगर अपन ने दोनों रिलेशन कैलकुलेट किए हैं तो थर्ड रिलेशन को कैलकुलेट करने में क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अभी आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।